नहीं दे रहा तो लोग क्या बोल रहे हैं उसको पता नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो अवेयर नहीं रहेगा, और आंखों में से दिखाई नहीं दे रहा है तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, दिखाना जरूरी है। तो ये सब फैक्टर्स काम करेंगे, ये सब फैक्टर्स काम करेंगे। आज रास्ता बना लिया, बन गया, रास्ता बन गया है। आप देखें डिमेंशिया, डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया इज प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट। वही याद रखना है, डिलीरियम एक्यूट सडन डेवलप होने वाला डिसऑर्डर, वही डिमेंशिया इज क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिवली स्लो डेवलप होने वाला। जब हम बूढ़े होंगे तो हमारी मेमोरी काम नहीं करेगी, ब्रेन में डिजेनरेटिव चेंजेस आएंगे, ब्रेन में डिजेनरेटिव चेंजेस आएंगे, जिसके कारण मेन सिम्टम मेमोरी डिस्टरबेंस होगा, साथ में बहुत सारे सिम्टम्स दिखेंगे। इसकी जो प्रेवेलेंस रेट है 5% रहती है 65 साल तक, और ये 85 तक आते आते 20 से 40% हो जाती है। तो देख रहे हो 85 साल के बाद भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा है, 20 से 40% चांस है कि डिमेंशिया होगा, डिमेंशिया हो सकता है। और डिमेंशिया से बचना है तो दिमाग की कसरत करनी पड़ती है। जैसे बॉडी को फिट रखना हो तो रोज कसरत करते हो, वैसे ही दिमाग को फिट रखना है, डिमेंशिया से बचना है तो ब्रेन की एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ब्रेन चैलेंजिंग एक्सरसाइज। क्या होती है ब्रेन चैलेंजिंग एक्सरसाइज? दिमाग को जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे, चेस खेलोगे, सुडोकू खेलोगे, जितने ज्यादा पजल सॉल्व करोगे, जिसमें दिमाग का इस्तेमाल हो वो गेम खेलो, पजल सॉल्व करो, मैथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करो, जोड़ बाकी गुणा भाग करो। दिमाग की कसरत यही है, दिमाग से कोई डंबल नहीं उठवाने हैं दिमाग की कसरत है मतलब दिमाग को चैलेंज करो, जिसमें दिमाग लगे, दिमाग पे जोर डालना पड़े, वो काम करो जिससे दिमाग तेज होता है। इसके अलावा कारण देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ब्रेन के पेरेन्काइमा की डिजीज, लाइक ये सारी डिजीज डिजेनरेटिव चेंजेस वाली डिजीज है। अल्जाइमर मोस्ट कॉमन है। अल्जाइमर में क्या होगा? ओल्ड एज में डिजेनरेशन होगा, साथ में एसिटाइल कोलिन का लेवल कम होगा। ध्यान से सुनते रहो, क्या होगा? ब्रेन में डिजेनरेटिव चेंजेस और न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाएगा। पिक्स डिजीज क्या है? पिक्स डिजीज फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब का डिजेनरेशन हो जाएगा, बुढ़ापे के कारण फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब का डिजेनरेशन होगा। पार्किंसन डिजीज में डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा, और हंटिंगटन कोरिया में बेसल गैंग्लिया और सेरिब्रल कॉर्टेक्स का डिजेनरेशन हो जाएगा, और मेमोरी डिस्टर्बेंस होगा। सेकंड मोस्ट कॉमन आता है वेस्कुलर डिमेंशिया, जिसको मल्टी इंफार्क्ट डिमेंशिया बोलते हैं। और इसमें क्या होगा? बुढ़ापे, जब भी हम धीरे धीरे बूढ़े होंगे तो ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स है वो उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण उसमें प्लेक जम जाएगा, ब्लॉकेज आ जाएगा, और माइक्रो ब्लड वेसल्स इलास्टिसिटी होने के कारण रप्चर होकर ब्लीड होने लगेगी, जैसे स्ट्रोक जैसे सिम्टम आ जाएंगे। तो ये मल्टी इंफार्क्ट डिमेंशिया, जिसको वेस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। फिर आता है टॉक्सिक डिमेंशिया, ये बहुत सारे टॉक्सिन्स, चाहे वो ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, कोई और मेडिसिन हो, इनके कारण भी ब्रेन की फंक्शनिंग अल्टर हो सकती है और डिमेंशिया हो सकता है लॉन्ग टर्म यूज में। इसके कारण मेटाबॉलिक डिमेंशिया, जिसमें हेपेटिक एंसेफेलोपैथी और यूरेमिक एंसेफेलोपैथी। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी का मतलब होता है लिवर काम नहीं कर रहा है। लिवर जब भी काम नहीं करेगा तो क्या होगा? एक्सेसिव अमोनिया डिपॉजिट होगा बॉडी में। क्या होगा? अमोनिया। और एक्सेसिव अमोनिया न्यूरॉन्स के लिए बहुत डेंजरस होता है, और वो न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हेपेटिक एंसेफेलोपैथी कहेंगे। और उस अमोनिया को रिमूव करने के लिए क्या देते हैं? लेक्टुलोज देते हैं। सिरोसिस या लिवर फेलियर वाले पेशेंट में लेक्टुलोज काहे देते हैं? तो वो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए नहीं है, वो एक्सेसिव अमोनिया को निकालने के लिए देते हैं। फिर आता है यूरेमिक। यूरेमिक का किडनी काम नहीं कर रही है, वे नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनाइन, ये सब बढ़ जाएगा और ये न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, जिसके कारण हो सकता है विल्सन डिजीज। कॉपर मेटाबॉलिज्म का एब्नॉर्मल मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, जिसमें एब्नॉर्मल कॉपर डिपॉजिट हो जाएगी नीज में, मेजर ऑर्गन्स में, हार्ट में, लंग में, किडनी में, ब्रेन में, सब जगह एब्नॉर्मल कॉपर डिपॉजिट होंगे और वो ब्रेन को फंक्शन को अल्टर करेंगे, वो विल्सन डिजीज है। एंडोक्राइन में थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड का डिसफंक्शन है, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरपैराथायराइडिज्म, ये सब कारण भी डिमेंशिया हो सकता है। वहीं डेफिशिएंसी में पर्नीशियस पेलेग्रा, फोलिक एसिड, थायमिन। पर्नीशियस एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है? B12 है। वहीं पेलेग्रा किसकी डेफिशिएंसी? नियासिन की। 4D ऑफ पेलेग्रा, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ है। डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ, 4D ऑफ पेलेग्रा याद है। थायमिन डेफिशिएंसी क्रोनिक एल्कोहलिज्म में देखने को मिलती है। वर्निक एंसेफेलोपैथी और कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है थायमिन की डेफिशिएंसी से है। इसके अलावा इन्फेक्शन हो गया हो, न्यूरोसिफिलिस, एचआईवी, वायरल एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये सब के कारण भी ब्रेन के फंक्शनिंग अल्टर हो सकती है। इसके अलावा ट्यूमर हो, ब्रेन ट्यूमर, या फिर हाइड्रोसिफिलिस हो, ट्रोमा हो,
नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिपेलस के 3 ट्रायड सिम्टम पता है तुमको, पढ़ा है तुमने हाइड्रोसिपेलस? हकीम स्ट्राइड या एडम स्ट्राइड बोलते हैं जिसको, हकीम स्ट्राइड या एडम स्ट्राइड बोलते हैं। क्या होता है वो? हकीम स्ट्राइड, या दूसरे नाम में बोलते हैं एडम स्ट्राइड। वो क्या है? डिमेंशिया अनस्टेडी गेट, यानी कि एबनॉर्मल बैलेंस और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, सुसु बार बार आएगा, अंदर आएगा। ये 3 ट्राइड सिम्टम है। नॉर्मल प्रेशर का मतलब है ओल्ड एज में ब्रेन का एट्रोफी होता है, श्रिंक होता है, डेड स्पेस बन जाएगा, उसमें सीएसएफ जमा हो जाएगा। विद नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिपेलस कहलाता है। क्या सर्जरी होती? संट, संट क्या है? संट क्या डालेंगे? संट डालेंगे। संट वीपी हो या टीपी हो या ओमाया हो या ईवीडी हो, संट कितने तरह के? 4 तरह के। चलो रिवर्सिबल कॉज पूछ लिया जाए तो रिवर्सिबल कॉज का मतलब है वो कॉज जो ट्रीट किया जा सकता है और उसके बाद पेशेंट में डिमेंशिया के सिम्टम में इंप्रूव हो सकता है। तो वो कॉज कौन कौन से हैं? तो लाइक ये हेमेटोमा हो गया, हाइड्रोसिपेलस हो गया, ट्यूमर हो गया, एब्सेस हो गया, इनको ट्रीट करेंगे, मेमोरी फंक्शन इंप्रूव हो सकता है। इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे, इंप्रूव हो सकता है। मेटाबॉलिक वाले कॉज, न्यूट्रिशन वाले कॉज, वो सब ट्रीटेबल है। इसके अलावा टॉक्सिन और अल्कोहल वाले भी, अगर टॉक्सिन्स को रिमूव किया, अल्कोहल छोड़ दिया और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को ट्रीट किया तो पेशेंट में वापस मेमोरी का सिम्टम्स इंप्रूव होने लगते हैं। इसके अलावा कॉग्निटिव 4 इंपॉर्टेंट सिम्टम जरूर याद रखना है। 4A सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4A में याद रखना है अपेशिया। अपेशिया का मतलब क्या? वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डिस्टर्बेंस, बोलने के लिए शब्द नहीं है। पेशेंट से कुछ भी पूछ रहे हो, जवाब दे नहीं पा रहा है क्योंकि उसको शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। बोलने के लिए शब्द नहीं है, और जब बोलने के लिए शब्द नहीं होंगे तो बोलेगा क्या? बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे, वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी, वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी है। दूसरा आता है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया में क्या है? इनएबिलिटी टू परफॉर्म लर्न मोटर बिहेवियर, पहले जो काम आते थे वो अब नहीं आ रहे हैं। गंजा कंगी नहीं कर पा रहा है, शर्ट के बटन नहीं लगा पा रहा है, जूते के डोरी फीते नहीं बांध पा रहा है। जो पहले काम आता था वो काम अब नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा। लाइक कॉम्बिंग हेयर, बटनिंग द शर्ट, टाइंग द शूलेसेस, ये सब काम भूल गया है। वो क्या कहलाएगा? अप्रेक्सिया कहलाएगा। तीसरा अग्नोशिया। अग्नोशिया, अग्नोशिया का मतलब है इनएबिलिटी टू इंटरप्रेट और आइडेंटिफाई सेंसरी स्टिमुलाई, अलग अलग चीजों को पहचानने की दिक्कत है, चीजों को पहचानने की दिक्कत आ रही है। तो इसमें प्रेसोपेग्नोशिया क्या होगा? प्रेसोपेग्नोशिया का मतलब है अलग अलग चेहरे थोबड़े नहीं पहचान पा रहा है, अलग अलग चेहरे नहीं पहचान पाना क्या कहलाता है? प्रेसोपेग्नोशिया कहलाता है। वहीं ऑटो प्रेसोपेग्नोशिया क्या है? खुद का चेहरा नहीं पहचान पाना, मैं कौन है? मैं कौन पहचान नहीं पाएगा, वो ऑटो प्रेसोपेग्नोसिया है। इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव फंक्शन लाइक प्लानिंग, सीक्वेंसिंग, ऑर्गेनाइजेशन, एब्स्ट्रैक्ट, ये भी डिस्टर्ब रहेगा। तो एग्नोसिया याद रखना है, चीजों को पहचान नहीं पाएगा। फिर आता है एमनीसिया। एमनीसिया मेमोरी डिस्टर्बेंस। एमनीसिया क्या है? मेमोरी डिस्टर्बेंस, एपिसोडिक मेमोरी हो सकती है, सिमेंटिक मेमोरी कम होगा। वही विजुअल स्पेशियल स्किल्स है जो वो डेफिशिएंट रहेंगे। और शुरुआत में जो मेमोरी है डिस्टर्ब होगी वो रिसेंट मेमोरी डिस्टर्ब होगी, उसके बाद इमीडिएट होगी, और लास्ट में जब जाके रिमोट मेमोरी डिस्टर्ब होगी। लास्ट में कौन सी होगी? रिमोट मेमोरी डिस्टर्ब होगी। तो ये भी याद रखना है आपको। इसके अलावा तब तक क्वेश्चन बता दो, ब्रेक आ गया। अरे दीदी, क्या हो रहा दीदी? मालती दीदी। हाँ बेटा, थैंक यू। मालती दीदी, क्या लग रहा है? पेशेंट को अग्नोशिया है, अग्नोशिया यानी कि पहचान नहीं पा रहा है, चम्मच है कि कांटा चम्मच है, फॉग है। कांटा चम्मच मतलब फॉग, फॉग है जिससे मैगी लपेट लपेट के खाते हो, चाउमीन, मैगी, नूडल्स है? कांटा चम्मच चीजों को नहीं पहचान पाया। सूप उस कांटे वाले चम्मच से पीने की कोशिश हो रही है, सूप को कांटे वाले चम्मच से पीने की कोशिश हो रही है, यानी चीजें पहचान में नहीं आ रही। ठीक बात है। लो जी, अब टाइप ऑफ डिमेंशिया पूछे तो क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया या मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया कौन है? तो अल्जाइमर इज द मोस्ट कॉमन। सेकेंड मोस्ट कॉमन है मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया, वेस्कुलर डिमेंशिया, एड्स है, लेवी बॉडी एर्पिक डिजीज है, ये भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा। चल,
तो अल्जाइमर को बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, मोस्ट कॉमन कॉज है, प्रेवलेंस एज के साथ साथ जैसे जैसे बूढ़े होंगे चांसेस बढ़ेंगे, 5% 65 तक रहता है और बढ़ता जाएगा 85 तक, कितना 20 to 30%। इसके अलावा प्री सेनाइल कब कहेंगे, जब ऑनसेट 65 ईयर से पहले हो जाएगा प्री सेनाइल कहेंगे, और 65 के बाद होगा तो लेट ऑनसेट कहेंगे, लेट ऑनसेट कहेंगे या पोस्ट सेनाइल कहेंगे। तो दोनों प्री सेनाइल पोस्ट सेनाइल वर्ड याद रखना है। 65 या उससे पहले है तो प्री सेनाइल, 65 के बाद है तो पोस्ट सेनाइल या लेट ऑनसेट, दोनों याद रखना। इसके अलावा अल्जाइमर में खास बात क्या है, ब्रेन में फाइंडिंग क्या मिलेगी, ये खास बात है। तो हमें ब्रेन जब देखेंगे तो डिफ्यूज एट्रोपी देखने को मिलेगा। डिफ्यूज एट्रोपी का मतलब होता है श्रिंकेज, एट्रोपी का मतलब क्या है, श्रिंकेज ऑफ ब्रेन मैटर, श्रिंकेज ऑफ ब्रेन मैटर। इसके साथ साथ जो कॉर्टिकल सेल के होंगे वो क्या होंगे, फ्लैट हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे, और साथ में वेंट्रिकल्स डायलेटेड देखने को मिलेंगे, वेंट्रिकल्स एनलार्ज्ड या डायलेटेड देखने को मिलेंगे। तो तीन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग देखने को मिलेगी, एट्रोपी, फ्लैट सल्काई और वेंट्रिकल्स डायलेटेड। ठीक बात है। इसके अलावा माइक्रोस्कोप से जब देखा जाएगा तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, दो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग देखने को मिलेगी। एक होता है सेनाइल प्लेक जिसको बोलते हैं न्यूराइटिक प्लेक, सेनाइल प्लेक या न्यूराइटिक प्लेक, और ये किसके डिपोजिशन से बनेगा, एपीपी अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन के डिपोजिशन से जो प्लेक बनेगा उसको हम सेनाइल प्लेक या न्यूराइटिक प्लेक कहेंगे। और जो दूसरा मिलेगा वो क्या है, टो प्रोटीन के डिपोजिशन से न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स बनेगा। क्या बनेगा, डेड नर्व सेल्स का गुच्छा प्लस टो प्रोटीन, इसके डिपोजिशन से क्या बनेगा, न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल। तो दो फाइंडिंग देखी, एक क्या है सेनाइल प्लेक या फिर न्यूराइटिक प्लेक बोलते हैं, ये अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन के डिपोजिशन से होगा। दूसरा होगा न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स, न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स का मतलब है डेड नर्व सेल्स प्लस टो प्रोटीन, डेड नर्व सेल्स प्लस टो प्रोटीन का डिपोजिशन। तो ब्रेन की जो फाइंडिंग है ये जरूर याद रखें, इस पे क्वेश्चन आता है, कौन से प्रोटीन से कौन सा बनता है ये याद रखना है। लो जी बताओ, बता ही दोगे। ये फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई, डब्बा दिलवाए यही है। तुम लोग खिलाओगे आज, कसम खा के आया था मैं, कसम उड़ान झंडे की, नहीं खिलाऊंगा। क्या लग रहा है ये काम पे है बेटा, काम पे है ना, काम पे है ये, ठीक है। क्या है ये, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिपेलस है। ब्लैक पैच डिलीरियम किसके बाद दिखता है, कैटरेक्ट के बाद दिखेगा, पता है तुमको। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर जैसे याद रख लो, एसिटाइल कोलिन का लेवल, रिस्क फैक्टर क्या है, कौन सी बोलो, तो एसिटाइल कोलिन का लेवल कम होता है, ये याद रखना है, अल्जाइमर में ये क्वेश्चन आता ही है। इसके अलावा जीन जो कौन सा है वो एपो ई प्रोटीन है, E4 जीन है, कौन सा एपोलिपोप्रोटीन E4 जीन एसोसिएटेड देखने को मिलेगा। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम वाले ज्यादा रिस्क है, ये क्वेश्चन तीनों पॉइंट जरूर याद रखना है। जीन में कौन सा है, E4 जीन, डाउन सिंड्रोम और एसिटाइल कोलिन का लेवल कम, तब अल्जाइमर के खतरे ज्यादा है, अल्जाइमर का रिस्क ज्यादा है। इसके अलावा ये इतने सारे जीन है जरूर याद रखना है, 1 14 21, 1 14 21, 1 14 और 21 और एपो E4 जीन, ये चार चीज याद रखना है। तो एक वाले में अगर अमाइलॉइड प्रिकर्सर डिपॉजिट होगा और ये क्रोमोसोम नंबर 21 को इफेक्ट करेगा, दूसरा क्रोमोसोम अगर 14 पे कौन सा इफेक्ट करेगा तो वो प्रीसेनिल 1 है, और क्रोमोसोम 1 को कौन सा इफेक्ट करेगा तो वो प्रीसेनिल 2 है। ये ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे तब होगा, इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। 21 सितंबर को ये आपको बता ही दिया था पहले है, अल्जाइमर डे और डिमेंशिया डे मनाते हैं, ये बता दो, ये भी बता दोगे, फटाफट बोलो। अब तो होशियार हो गए। दीदी गिर जाओगी दीदी, दीदी पानी पियो, दीदी पानी पियो, दीदी तो पूरी तरह से सो रही है, पूरी तरह से। कैसे होगा दीदी,
इतना सोओगी तो कैसे पार पड़ेगा दीदी। समोसे से और ज्यादा नींद आएगी बेटा। समोसा इज समोसा इज सेडेटिव। समोसा इज सेडेटिव। और समोसा बहुत हार्मफुल होता है, पाम ऑयल का बना होता है। एक पंचटंग सिंड्रोम होता है, बॉक्सर्स में देखने को मिलता है। पंचटंग सिंड्रोम होता है जो बॉक्सर्स में देखने को मिलता है। लगातार सर पे घूसे पड़ने के कारण ब्रेन में कंकशन इंजरी हो जाती है। क्या होती है? कंकशन इंजरी। कंकशन इंजरी का मतलब है कोई बॉक्सर्स स्पोर्ट्समैन है जो रोज बॉक्सिंग करता है, रोज सर पे घूसे पड़ता है, तो लगातार किसी एक चीज में अगर घूसे पड़ रहे हैं तो ब्रेन में इंजरी होती है, ब्रेन टिश्यू को इंजरी होती है, उसके कारण डिमेंशिया होता है। उसको डिमेंशिया पुगलिस्टिका, पंचड्रंग सिंड्रोम, ये इतने सारे नाम एक ही है। पंचड्रंग सिंड्रोम बॉक्सर में मिलेगा क्या बेटा? पंचड्रंग सिंड्रोम बॉक्सर में देखने को मिलेगा, जिसको क्रॉनिक ट्रॉमेटिक एंसेफेलोपैथी बोल सकते हैं, बॉक्सर सिंड्रोम बोल सकते हो, पंचड्रंग सिंड्रोम बोल सकते हो। कहने का मतलब सिंपली इतना ही है कि क्रॉनिक इंजरी के कारण, रिपीटेड ब्लो टू द हेड होने के कारण ब्रेन का फंक्शन अल्टर्ड हुआ, पेशेंट को डिमेंशिया हुआ है। ठीक बात है। आप डायग्नोस करेंगे एमएमएससी से। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट है, टेस्ट के नाम याद रखने हैं। टेस्ट के नाम याद रखने हैं तो उसमें है जीपी कॉग, जनरल प्रैक्टिशनर असेसमेंट ऑफ कॉग्निशन है, एक मॉन्ट्रियल टेस्ट है, और एक एमआईएस टेस्ट है, मिनी कॉग। मिनी कॉग टेस्ट बताया था। बेंडर जेस्टोल टेस्ट भी है। बेंडर जेस्टोल में डिफरेंट काइंड ऑफ कार्ड्स देते हैं और पेशेंट को इंटरप्रेट करना होता है, और एक मिरर टेस्ट कराते हैं। मिरर टेस्ट में क्या कराते हैं? ऑटोप्रेसोपग्नोसिया हो रहा है ना? क्या हो रहा है? मिरर टेस्ट पहचानता नहीं है। डिमेंशिया के लिए सीधा सीधा सा टेस्ट है, पेशेंट को मिरर दिखाओ और पूछो ये कौन है, अंदर कौन दिख रहा है। कौन दिख रहा है मतलब पहचान लेगा खुद को तो ठीक है, वरना ऑटोप्रेसोपग्नोसिया है, वरना ऑटोप्रेसोपग्नोसिया यूं देख रहा हो तो इसका मतलब डिमेंशिया है। मैनेज कैसे करने का है तो मेनली मोस्ट कॉमन कौन सा है? मोस्ट कॉमन अकॉर्डिंग टू कॉज मैनेज करना है। मोस्ट कॉमन एल्जाइमर ही है, और एल्जाइमर में कोलिस्टेरेज इनहिबिटर ड्रग देते हैं। कौन सी ड्रग देते हैं? कोलिस्टेरेज इनहिबिटर देते हैं। उसके एग्जांपल आपको डोनापेजिल, टेग्राइन, रिविस्टामाइन, गैलेंटामाइन है, और एक एनएमडीए वो है क्या ब्लोकर भी होता है, जिसका एग्जांपल एगोनिस्ट है, जिसका एग्जांपल मेमेंटाइन है। इसके अलावा थेरेपी जो होती है वो कॉग्निशन ओरिएंटेड ट्रीटमेंट देना है, जिसमें कॉग्निशन रिट्रेन करना है। यानी कि क्या हो रहा है अल्जाइमर में? मेमोरी डिस्टरबेंस है, यानी कि कॉग्निटिव इंपेयरमेंट बोलते हैं, मेनली कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, लैंग्वेज कम्युनिकेशन सब इंपेयर्ड है, तो उसको वापस रिट्रेन करना है। कॉग्निटिव एनहेंसमेंट थेरेपी, कॉग्निटिव रिट्रेनिंग, ये थेरेपी देनी है। तो ड्रग्स के नाम जरूर याद रखें। कोलेस्ट्रेज इनहिबिटर, कोलेस्ट्रेज इनहिबिटर जो एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ाएंगी और कोलेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी। इसके अलावा एनएमडीए का एग्जांपल याद रखना है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आया था एक और, सनडाउनर पता है ना तुमको? शाम होते होते कंफ्यूजन का बढ़ जाना सनडाउनर कहलाता है। शाम होते होते कंफ्यूजन का बढ़ जाना। तो शाम होते होते अगर कंफ्यूजन बढ़ रहा है तो आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? ये फ्रीक्वेंट ओरिएंटेशन करोगे, इनडायरेक्ट डिम लाइट देनी है। इनडायरेक्ट डिम लाइट का मतलब है, ये नॉर्थ सेट में पिछले में कहीं क्वेश्चन भी आया था। इनडायरेक्ट लाइट सोर्स से टीवी नहीं चलानी है, ब्राइट लाइट बंद करनी है, लो स्टिमुलाई एनवायरनमेंट देना है। इनडायरेक्ट का सीधा सीधा एग्जांपल है, दूर कहीं सीधा फ्लैश ना आए, बाथरूम की लाइट जला के उसका हल्का दरवाजा खुला रख दो अगर अटैच बाथरूम है तो इनडायरेक्ट लाइट आ गई। इनडायरेक्ट लाइट आ गई तो इनडायरेक्ट लाइट देना है, फ्रीक्वेंट ओरिएंटेशन करना है। लिख लिया था? फ्रीक्वेंट लिखना तो क्या है, फोटो लेना है, जिसको जो करना है कर लो, याद ही होगा वैसे तुमको। अब फोटो से तो क्या ही करोगे। अब बताओ भैया, बहुत सिंपल है, थोड़ा सोच के आंसर देना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही है। जल्दी जल्दी आंसर करो, फटाफट करो, फटाफट। तब तक मैं थोड़ी चॉकलेट खा लेता हूँ। डिमेंशिया डेवलप वाइल, यही है क्या या डी है? सीधा सीधा है, डिमेंशिया धीरे धीरे डेवलप होता है इसलिए सालों लग जाते हैं। वही डिलीरियम सडन है, एक्यूट है। अब आ गया तुम्हारा सिजोफ्रेनिया क्या है भैया?
ओ चार वालों, ऑनलाइन बालक, चार आंसर कौन दे रहा है? डी वाले डोंकीज, ढेंचू ढेंचू कर दो। डी फॉर डोंकी होता बेटा। हम्म, इतना बेसिक क्वेश्चन गलत करके नॉर्थ सेट पार कैसे होगा? कौन था वो डी वाला? चलो, सिजोफ्रेनिया फंक्शनल साइकोसिस। फंक्शनल साइकोसिस में मेनली सिजोफ्रेनिया एंड मूड डिसऑर्डर आएंगे। सिजोफ्रेनिया एंड मूड डिसऑर्डर आएंगे। सिजोफ्रेनिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आता है। बड़ा टॉपिक, हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सिजोफ्रेनिया F20 से F29 चैप्टर में आता था आईसीडी वाले में। सिजोफ्रेनिया जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। सिजो स्प्लिट ऑफ माइंड है, या फ्रेनिक स्प्लिट ऑफ माइंड। सिजो मतलब स्प्लिट है, फ्रेनिक मींस माइंड होता है। स्प्लिट ऑफ माइंड कहलाना यूग्यू ब्लेलर भैया ने दिया। इससे पहले एमिल क्रेपलिन ने दिया था, उसका नाम था डिमेंशिया प्रीकॉक्स। ये भी याद रखना। पहले एमिल क्रेपलिन ने क्या नाम दिया इसका? डिमेंशिया प्रीकॉक्स। ये क्वेश्चन में पिछले नॉर्थ सेट का क्वेश्चन नहीं है। डिमेंशिया प्रीकॉक्स एमिल क्रेपलिन ने दिया, और ये सिजोफ्रेनिया का प्रीवियस नेम है। सिजोफ्रेनिया का प्रीवियस नेम है। क्या हुआ? एमिल क्रेपलिन गले में फंस रहा का? दिमाग में रखना है, गले में नहीं। हाँ, ठीक है भैया। इसके अलावा सिजोफ्रेनिया ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, इसको सिंड्रोम बोल सकते हो। इसमें पर्सनालिटी, बिहेवियर, थॉट सब कुछ डिस्टर्ब होगा, सब कुछ। पर्सनालिटी, बिहेवियर, थॉट, परसेप्शन, जजमेंट, इनसाइट सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। खतरनाक मामला है। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ, कितना कम जिएगा बे? बाकी लोगों से कितना कम जिएगा? तो बाकी लोगों से एवरेज 20 साल कम जिएगा। कितना? एवरेज 20 साल कम जिएगा। कितना भैया? 20 साल पहले मर जाएगा। या तो पहले हार्ट अटैक से मरेगा, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन से, या फिर ड्रग्स के साइड इफेक्ट से, या सुसाइड से। है, ये कॉमन कॉज रहते हैं पहले मरने के। इसके अलावा ये जरूर याद रखना है, एपिडेमियोलॉजिकल डाटा, लाइफ टाइम प्रिवेलेंस रिस्क कितनी है कि इंसान को सिजोफ्रेनिया होगा जिंदगी में एक बार या कितने बार। तो 1000 लोगों में 0.5 से 1% लोगों में चांसेस होता है कि सिजोफ्रेनिया होगा। इसके अलावा सिजोफ्रेनिया की रेट हाई, हेरिटेबिलिटी रेट है जो बहुत हाई है। हेरिटेबिलिटी का मतलब है फैमिली टू फैमिली, खानदान से खानदान ट्रांसफर होगी, परदादावती दादा, फिर वैसे आगे आगे बढ़ती जा रही है, ऐसा चांस रहता है। इसके अलावा सिजोफ्रेनिया जो मेनली ऑनसेट होता है वो यंग एडोलेसेंट और यंग अडल्टहुड में देखने को मिलता है। एडोलेसेंट एंड एडोलेसेंट एज ग्रुप में देखने को मिलता है। ये पॉइंट जरूर याद रखना, इस पे क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा मेल वुमेल में इक्वली प्रिवेलेंट है, बट ऑनसेट अर्लियर इन मेल है। मेल में थोड़ा जल्दी होता है, मेल में 15 से 25, फीमेल में 25 से 35। ये एज ग्रुप भी जरूर याद रखें। इसके अलावा लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले में ज्यादा देखने को मिलता है। लोअर सोशियो, गरीब, लोअर सोशियो इकोनॉमी का मतलब है गरीब। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं। अगर पैसा नहीं है तो माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन से लेके सारे अदर फैक्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। इसके अलावा ये याद रखो भैया, 45 साल के बाद अगर सिजोफ्रेनिया हुआ उसको लेट ऑनसेट सिजोफ्रेनिया कहेंगे। क्या कहेंगे? लेट ऑनसेट। जनरल पॉपुलेशन में 1% पॉपुलेशन में सिजोफ्रेनिया देखी गई है। ये जरूर याद रखना है। नॉन ट्विन सिबलिंग ऑफ सिजोफ्रेनिक पेशेंट, नॉन ट्विन सिबलिंग का मतलब ट्विन नहीं था, 8% से चांस है। वही डाइजाइगोटिक ट्विंस है, 12% है। डाइजाइगोटिक को हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है डाइगोजेटिक का? अभी तो पढ़ाई हो भी जी। फ्रेटर्नल ट्विंस, मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस। ओबीजी पढ़ ली फिर भी याद नहीं। डाइजाइगोटिक में 12%, मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस में 47% रिस्क। वहीं एक पेरेंट्स अफेक्टेड है 12%, दोनों अफेक्टेड है 40%। याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन बनता है तो फिर आएगा, फिर वहां बाके ना फाड़ना, आंसर देना है। इसके अलावा कॉज को याद रखें तो मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी कौन सी है? तो वो डी जॉर्ज सिंड्रोम है, क्रोमोसोम नंबर 22। इसको वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। डी जॉर्ज सिंड्रोम मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड रहता है। और क्रोमोसोम 6 पे जीन अटैच रहता है, बहुत सारे मल्टीपल साइट्स है, उसको छोड़ दो, वो नहीं याद रहेगा। और जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो है डोपामीन, जिसका लेवल बढ़ा रहता है, पर डोपामिन के साथ नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन का लेवल भी
बड़ा होता है। तो मेन न्यूरोट्रांसमीटर सिजोफ्रेनिया का डोपामिन है। इसके अलावा जो अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो ये है सारा सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, गाबा, ग्लूटामेटिन, सबका लेवल भी बड़ा होता है, सबका लेवल बड़ा होता है। इसके अलावा जो साइकोसोशल फैक्टर्स, पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ध्यान रखना, तो एथलेटिक सॉरी एस्थेनिक टाइप की पर्सनैलिटी और एस्थेनिक वाले होते हैं दुबले पतले ऐसे से, दुबले पतले ऐसे। तो पर्सनैलिटी तीन तरह की दे रखी थी, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक। एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक। पिकनिक वाला गोलू मोलू मोटा होता है, मूड डिसऑर्डर के चांस है। एस्थेनिक वाला दुबला पतला ऐसा होता है जिसको सिजोफ्रेनिया होने के चांस होते हैं। तो एस्थेनिक वाली पर्सनैलिटी। इसके अलावा जिनका बर्थ विंटर और स्प्रिंग सीजन में, उनमें सिजोफ्रेनिया ज्यादा देखा गया, कोई साइंटिफिक कॉज नहीं। इसके अलावा जो नशा बहुत फूंकता है, गांजा 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 है? गांजा और एमडी, एम्फेटामाइन, गांजा एमडी एम्फेटामाइन जो ज्यादा फूंकता है, कुछ दिनों में साइकोसिस हो जाएगा, और साइकोसिस में सिजोफ्रेनिया हो जाएगा कुछ दिनों में, लगातार फूंकेगा तो। इसलिए गांजेड़ियों गांजा छोड़ो। नहीं, उससे भी हार्ट अटैक आ जाता है। चलो ब्लूलर 4 समस्या की बात मत करो, आज नहीं खिलाया जाएगा। अबे कृपा अटक जाएगी तुम्हारे, क्योंकि टीचर्स डे से, टीचर डे पे स्टूडेंट को करना होता बेटा। हाँ, मेरे से उधार ले लो और मंगवा लो तुम, भले मुझे बाद में वापस दे देना। पर वापस लूंगा मैं पैसे भी। हाँ चलो, 4 सिम्टम्स देखो, 4 सिम्टम, एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस, ऑटिस्टिक थिंकिंग। इसके अलावा एसोसिएटिव डिस्टरबेंस एंड लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, अफेक्टिव डिस्टरबेंस एंड लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। ये 4 सिम्टम जरूर याद रखने हैं। 4 सिम्टम पे क्वेश्चन बनता है। एम्बिवेलेंस तुमको पता है, टू कॉन्ट्राइंडिकेटरी आइडियाज एट द सेम टाइम। ऑटिस्टिक थिंकिंग का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग। अफेक्टिव डिस्टरबेंस का मतलब होता है इम्प्रॉपर इमोशनल, इनएप्रोप्रिएट इमोशन, अफेक्शन इमोशन या तो फ्लैट होंगे या ब्लंट होंगे या लेबाइल होंगे। वहीं एसोसिएशन डिस्टरबेंस का मतलब है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, कनेक्शन बिटवीन टू थॉट्स आर लॉस्ट, कनेक्शन बिटवीन टू थॉट्स आर लॉस्ट। तो 4 सिम्टम जरूर याद रखें, एग्जाम में आएगा। इसके बाद पॉजिटिव सिम्टम्स जरूर याद रखना है कि एक ही मेन पॉजिटिव सिम्टम 2 ही है, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, बाकी बहुत सारे उनको साथ में भले ही याद रख लो। डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट, इसको और इसको जरूर याद रखें, ये और ये मेन है। डिल्यूजन हेलुसिनेशन को पॉजिटिव सिम्टम, साइकोटिक सिम्टम्स, पॉजिटिव सिम्टम या साइकोटिक सिम्टम्स के नाम से जाना जाता है। डिल्यूजन पता है, फॉल्स फिक्स्ड अनशेकेबल बिलीफ, हेलुसिनेशन परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई यहाँ। और डिसऑर्गेनाइज थॉट और स्पीच का मतलब यही है, थॉट का ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ गया और स्पीच भी एब्नॉर्मल हो गई है। बाकी सब इसी का पार्ट है, ग्रैंडियोसिटी इसी का पार्ट है, ये गुस्सा करेगा, ये एंजाइटी विद मोटर रेस्टलेसनेस है, और ये एब्नॉर्मल बिहेवियर जो अदर लोग ना करते हो। और सस्पिशियसनेस भी एक तरह का डिलीजन है, पैरानॉइड या परसिक्यूशन वाला, और बहुत ज्यादा एक्साइटेडमेंट शो करना। इसके अलावा नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब है कि समथिंग इज रिमूव फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर। पॉजिटिव में कुछ ऐड हो गया है, यानी कि नॉर्मल इंसान को डिल्यूजन हेलुसिनेशन नहीं होते, कुछ ऐड कर दिया इसलिए पॉजिटिव है। और यहाँ नेगेटिव का मतलब है नॉर्मल इंसान से कुछ बिहेवियर से कुछ निकाल लिए। तो निकाले क्या है, ब्लंट इफेक्ट। नॉर्मल इंसान अच्छा इमोशन रेस्पॉन्स देता था, पहले जोक पे पूरा हंसता था, है, अब इतना ही हंस रहा है। ये ब्लंट इफेक्ट, फ्लैट इफेक्ट हो गए हैं। फिर अपेथी हो गया, इंटरेस्ट लेस, प्लेजर लेस, सब कुछ कुछ। एनीडोनिया, प्लेजर नहीं है। अवोलिशन, लैक ऑफ मोटिवेशन टू एक्ट, अवोलिशन इज लैक ऑफ मोटिवेशन टू एक्ट इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी, वो अवोलिशन है। लैक ऑफ इनिशिएशन और लैक ऑफ मोटिवेशन क्या कहलाता है, अवोलिशन कहलाता है। फिर अलोक या बोलेगा नहीं कुछ भी, थॉट ब्लॉक हो जाएगी। थॉट ब्लॉक का मतलब है सडन स्टॉपेज इन बिटवीन टॉक, बोलते बोलते एकदम से रुक जाना, विचार नहीं आएंगे तो बोलेगा कैसे। थॉट जो आ रहा है वही बोल रहा है, आइडिया आ रहा है उसको स्पीच से एक्सप्रेस करते हैं हम। तो आइडिया जब नहीं आएंगे उसको थॉट ब्लॉक बोलेंगे। सोशली विड्रॉल रहेगा, उसको एसोशियलिटी कहते हैं, अकेला रहना पसंद करेगा। बाकी सब डिप्रेसिव वाले सिम्टम्स है। ये नेगेटिव सिम्टम्स में याद रखना है, सिजोफ्रेनिया के सारे डिप्रेशन से मैच करते हैं। किससे मैच करते हैं, सारे डिप्रेशन वाले सिम्टम्स है भैया। और पॉजिटिव में डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट एंड स्पीच, ये याद रखना है। कुछ खास बात की पॉजिटिव सिम्टम क्यों होता है, तो पॉजिटिव सिम्टम्स मेसोलिम्बिक ट्रैक्ट में डोपामिन के 4 रास्ते हैं ब्रेन में, मेसोलिम्बिक, मेसोकॉर्टिकल, ट्यूबरोइन
सबस्ट्रेटल, 4 रास्ते होते हैं, इन चारों रास्तों में डोपामिन ब्रेन में सर्कुलेट होता है। तो ब्रेन में सर्कुलेट जब डोपामिन, नींद आ गई बालिके तुमको, पॉजिटिव सिम्टम, जब मेसोलिम्बिक ट्रैक्ट में डोपामिन का लेवल ज्यादा होगा तुमको, तब पॉजिटिव सिम्टम्स आएंगे, और जब मेजो कॉर्टिकल में डोपामिन का लेवल कम होगा तो नेगेटिव सिम्टम्स आएंगे। तो दोनों नाम याद रखने हैं, पॉजिटिव किसकी वजह से है और नेगेटिव किसकी वजह से है। तो पॉजिटिव मेसोलिम्बिक है, नेगेटिव मेसो कॉर्टिकल है। फर्स्ट रैंक सिम्टम 11 सिम्टम्स दिए, कार्ट स्किंडर भैया ने 11 सिम्टम दिए, जिसमें 3 थॉट फिनोमेना, 3 मेड फिनोमेना और 3 ऑडिटरी हेलुसिनेशन और एक सोमेटिक फेस्टिविटी, एक डिल्यूजनल परसेप्शन। 11 सिम्टम दिए। क्या दिए? 11 सिम्टम्स दिए। और वो 11 सिम्टम क्या क्या है याद रखना है, ये बहुत जरूरी है। 3 थॉट फिनोमेना में यही है, थॉट इंसर्शन, विड्रॉल, ब्रॉडकास्टिंग, थॉट डाल रहा, निकाल रहा, लोगों तक पहुंचा रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है, ये हो गए मेड फिनोमेना। या मेड का मतलब है आर्टिफिशियली मेड, ओरिजिनल नहीं आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं आर्टिफिशियल। और मेड में क्या होगा? मेड वॉल्यूशन, वॉल्यूशन यानी एक्टिविटी, एक्टिविटी उसकी आर्टिफिशियल है, अफेक्ट इमोशन आर्टिफिशियल है, इंपल्स, इनर ड्राइव, इंपल्स का मतलब होता है इनर ड्राइव, इनर ड्राइव इच्छा है, वो सब आर्टिफिशियल है। फिर आएगा 3 ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। 3 ऑडिटरी हेलुसिनेशन में पहला है वॉइस आर्ग्यूइंग और डिस्कसिंग, थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन कहता है पेशेंट का नाम लेके दो लोग डिस्कस कर रहे हैं, रामलाल बहुत गंदा आदमी, नीच आदमी, सामने वाला कह रहा है हाँ बहुत घटिया है, ये बात पेशेंट को सुनाई दे रही है, ये बात पेशेंट को सुनाई दे रही है, इसी को थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन कहते हैं। कि वॉइस आर्ग्यूइंग और डिस्कसिंग इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एंड रिप्लाई, स्टेटमेंट एंड रिप्लाई, दो लोग रामलाल के बारे में बातें कर रहे हैं और ये बात रामलाल को सुनाई दे रही है, इसको थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन कहते हैं। फिर आता है वॉइस कमेंटिंग ऑन द एक्शन, रामलाल जो भी काम कर रहा है उस पर कमेंट्री हो रही है, जैसे क्रिकेट में होती है ना, बॉलर बॉल लेकर तैयार, ये बॉल और ये बैट्समैन बल्ले को अच्छा है, वैसे ही रामलाल के एक्शन पे कमेंट्री, रामलाल बैट पे लेटे हुए अब धीरे से उठ के किचन की ओर जाते हुए, और ये किचन में पहुंच गए और ये चाकू लिया, आलू छीलते हुए, और ये आलू काटते हुए, मिर्ची उठाई, मिर्ची, और ये गैस ऑन, और ये छौंक। तो एक्शन पे कमेंट्री करना है, रनिंग कमेंट्री ऑन द एक्शन, ये है। फिर तीसरा आता है ऑडिबल थॉट, जिसको थॉट इको, और या फिर गेडन लेडन प्योर वर्डन, पता नहीं क्या है ये ऐसा कहते हैं इतना लंबा तो ऑडिबल थॉट, जिसको थॉट इको कहते हैं, यहाँ पेशेंट की खुद की थॉट जोर से सुनाई देगी। पेशेंट ने मन में, रामलाल ने बैठे बैठे ऐसे सोचा कल मूवी देखने जाऊंगा, ऐसा मन में सोचा, वही सेम आवाज उसको कान से सुनाई दी जोर से, कल मूवी देखने जाऊंगा। यानी कि ऑडिबल थॉट का मतलब है सेल्फ थॉट, उसको कान से सुनाई देना, कान से सुनाई देना। फिर आता सोमेटिक पैसिविटी, बॉडीली परसेप्शन सारे पैसिव लगेंगे, बॉडीली मूवमेंट सारे पैसिव लगेंगे, बॉडी के मूवमेंट सारे पैसिव लगेंगे। पैसिव का मतलब वो खुद नहीं कर रहा है, कोई और करवा रहा है, कोई और करवा रहा है, वो सोमेटिक पैसिविटी है। यहाँ डिल्यूजनल परसेप्शन का मतलब है नॉर्मल परसेप्शन भी फॉल्स मानेगा वो, डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि फॉल्स परसेप्शन बन जाएगा, नॉर्मल परसेप्शन बिकम इलॉजिकल और फॉल्स, इसको क्या कहते हैं? डिल्यूजनल परसेप्शन। और इसमें प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है, प्राइमरी का मतलब सडन डेवलप होना, सेकेंडरी का मतलब पहले एक था अभी और आ गया। तो ये 11 सिम्टम्स तुमको याद रखने पड़ेगा, याद रह जाएंगे क्या? थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉवल, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, मेड वॉल्यूशन, मेड इंपल्स, मेड अफेक्ट, हो गया। सोमेटिक पैसिविटी, डिल्यूजनल परसेप्शन, थॉट इन द फॉर्म ऑफ रनिंग कमेंट्री, थॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एंड रिप्लाई, एंड ऑडिबल थॉट और थॉट इको, ये 11 चीजें आपको याद रखनी होगी। इसके अलावा डायग्नोस करने का जो क्राइटेरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्नोस करने का क्राइटेरिया यही है, 5 DSM-5 के अनुसार 2 या मोर सिम्टम्स, 2 या मोर सिम्टम्स 1 महीने तक होने, और जो टोटल इलनेस है ड्यूरेशन की वो कितनी होनी है? 6 मंथ होनी। यानी कि कोई 2 सिम्टम्स कितने दिन तक होने चाहिए? सिम्टम, 2 सिम्टम 1 महीने तक। और रामलाल को हल्का हल्का गड़बड़ी कितने दिन से थी? 6 महीने से। तो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस इज 6 मंथ एंड सिम्टम ड्यूरेशन इज 1 मंथ। सेम क्राइटेरिया है, इसमें सिम्टम ड्यूरेशन इज मोर देन 1 मंथ है। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर जरूर याद रखना है, गुड प्रोग्नोस्टिक एंड बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, ये फैक्टर हो तो प्रोग्नोसिस अच्छा देखा गया है, ये जरूर याद रखना, इस पे एमसीक्यू बनता है। सडन ऑनसेट,
एक्यूट और एब्रप्ट का मतलब है सडनली डेवलप हुआ। रामलाल पहले बिल्कुल नॉर्मल था, अब अचानक से कल डिल्यूजन आए, हेलुसिनेशन आए और सडनली सिजोफ्रेनिया हुआ है, तो प्रोग्नोसिस अच्छा है। लेट एज ऑफ ऑनसेट 35 साल के बाद हुआ हो, या कैटाटोनिक पैरानॉइड सब टाइप हो। कैटाटोनिक में मोटर मूवमेंट से रिलेटेड है और पैरानॉइड में क्या है, ओनली सस्पिशियसनेस है। इसके अलावा फीमेल में जल्दी प्रोग्नोसिस अच्छा है। प्रोमिनेंट पॉजिटिव सिम्टम, इसमें सारे पॉजिटिव सिम्टम्स होंगे। डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट एंड स्पीच आर नोन एज पॉजिटिव सिम्टम। वहीं मूड डिसऑर्डर के सिम्टम्स एसोसिएटेड होने चाहिए, तो प्रोग्नोसिस अच्छा है। तो याद रखने हैं, वहां नहीं पी लेंगे अभी। बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर जस्ट इसके अपोजिट है। इंसीडियस का मतलब होता है स्लो क्रॉनिक। इंसीडियस का मतलब क्या है, स्लो क्रॉनिक ऑनसेट, अर्ली एज ऑफ ऑनसेट, जल्दी 20 साल से पहले सिजोफ्रेनिया हो गया। अदर टाइप जो है कौन है बे, अदर टाइप जो है सिंपल डिसऑर्गेनाइज्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। इसके अलावा मेल जेंडर है, फिर नेगेटिव सिम्टम्स सारे देखने को मिलेंगे और हिस्ट्री ऑफ फैमिली हिस्ट्री किसकी रहेगी, यहाँ सिजोफ्रेनिया की रहेगी। तो ये गुड एंड बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर जरूर याद रखना है, इस पे एमसीक्यू बनेगा। ये लो, बोलो बोलो बोलो, जल्दी करो बे, बोलो 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 बोलो। सन टॉक टू मी एवरी मॉर्निंग। सन मतलब वो बेटा वाला सन नहीं बे, सूरज है सूरज। पेशेंट कह रहा सूरज उससे रोज बातें करता है। क्या कहता है, तो ये डिल्यूजन है, सूरज बातें नहीं कर सकता ना, डिल्यूजन है क्या ये, डिल्यूजन है भैया। लो जी, तुरंत बताओ बे, जल्दी बताओ। ओ बालक इधर देखो, हम के पास वाले दोनों पहलवान का चोंच लड़ा रहे हो बे। क्या क्वेश्चन है ये, पढ़ो जरा। कौन है बे, जल्दी बोलो। बीपी लिया है, हाथ यूं ही रख दिया है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है ना। टाइप्स देखो, पैरानॉइड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। कोई क्वेश्चन पूछे तो मोस्ट कॉमन कौन, पैरानॉइड। पैरानॉइड में डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होगा, और जहां भी पैरानॉइड वर्ड आ गया इसका मतलब सस्पिशियसनेस है, डाउट करता, भयंकर डाउट, कहां जा रही थी, किधर थी, कहां थी, किससे बात करती है, फोन बिजी क्यों आता है? इस रास्ते क्यों आती है। हाँ, चलो। तो लेट एज ऑनसेट रहेगा, यूजुअली अगर आफ्टर 30 ईयर ऑफ एज के बाद देखने को मिलता है। पेशेंट एक्सट्रीमली सस्पिशियस, किसी पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि विश्वास ही धोखा है, ये मानता है ये इंसान, इसलिए हेलुसिनेशन और डिल्यूजन बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा। हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा, और इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है। इसमें डेली वर्किंग कैपेसिटीज ज्यादा इफेक्ट नहीं होती, डेली फंक्शनिंग अल्टर्ड ज्यादा नहीं होती, क्योंकि सिर्फ डाउट कर रहा, मस्त काम करेगा, काम करेगा। तो डेली फंक्शनिंग अल्टर्ड ज्यादा नहीं है। फिर क्वेश्चन आ गया जो फटाफट बता दो मुझे, फटाफट बता दो, बताओ भैया। A nurse is caring for a client with diagnosed with paranoid personality disorder who is experiencing disturbed thought process. Nursing care plan which intervention best है भैया। पैरानॉइड है, सीधा सा बात है, पैरानॉइड मतलब डाउट कर रहा है। सीधी सी बात, जो इंसान डाउट करता है उसके सामने घुसर फुसर नहीं करने का, जोर से बोलने का, स्पीक इन क्लियर और लाउड वॉइस। घुसर मुसर करोगे उसको लगेगा मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हो कुछ नुकसान पहुंचाने की। इसलिए नो घुसर फुसर, जोर से बात करेंगे, नो घुसर फुसर भाई, मेरे बारे में बात कर रहे हो, करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फिर आता कैटाटोनिक, डिस्टर्ब्ड मोटर टोन। यहाँ क्या होगा, सब एक्टिविटी रिलेटेड देखने को मिलेगा, सब एक्टिविटी रिलेटेड देखने को मिलेगा। 15 से 25 साल में है, एक्यूट और सडन देखने को मिलता है। मोटर बिहेवियर में मेन चेंज डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। प्रोग्नोसिस बहुत मस्त है, लोराजिपाम और ईसीटी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कहलाता है। और लोराजिपाम देते ही पेशेंट के सिम्टम सडन इंप्रूव हो जाते हैं। लोराजिपाम पहले जो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आकड़ के यूं पोस्टरिंग करके खड़ा था, लोराजिपाम लगाया ना, सो गया, तुरंत ठीक हो गया, तुरंत। तो सडन इंप्रूवमेंट इन कैटाटोनिक पोस्चर आफ्टर गिविंग लोराजिपाम, इसको लेजरस इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेजरस इफेक्ट।
ये लोग लेजरस इफेक्ट यही आ गया। एक लेजरस इफेक्ट और होता है जिसमें ऑटो रिससिटेशन कहते हैं उसको, ऑटो रिससिटेशन। आपने न्यूज में देखा होगा, अंतिम संस्कार के लिए ले गए थे, वहां जैसे ही चिता पे रखा बॉडी में मूवमेंट हो गई। ये ऑटो रिससिटेशन होता है। साइंस भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कारण चाहे कुछ भी हो, फ्लैट लाइन से लेके सब कुछ आता है, पर कुछ देर बाद अपने आप जिंदा हो जाता है। ऑटो रिससिटेशन, वो भी लेजरस इफेक्ट है, वो भी लेजरस इफेक्ट। लेजरस का मतलब है सडन इंप्रूवमेंट, सडन इंप्रूवमेंट, ठीक है। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के तीन तरह के टाइप्स देखने को मिलेंगे। एक होगा एक्साइटेड, दूसरा होगा स्टूप्रस और तीसरा होगा मिक्स्ड वाला, अल्टरनेटिंग वाला। एक्साइटेड में नाम से दिख रहा है यहाँ बहुत भयंकर हाइपर एक्टिव है, एक्साइटेड है, हाइपर एक्टिव बिहेवियर, वायलेंट बिहेवियर कर सकता है। इसमें स्पीच प्रोडक्शन बड़ा होगा, बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा, जल्दी जल्दी एक्टिविटी करेगा, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ी रहेगी और लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन भी रहेगा, क्योंकि आइडियाज की हवाई जहाज तो बननी है, आइडियाज की हवाई जहाज भी बनेगी, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन भी होगा और एक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा जब इंसान बहुत ज्यादा, ये पर्नीशियस कैटाटोनिया क्या है, ये पर्नीशियस सिजोफ्रेनिया क्या है, ऐसा कहीं क्वेश्चन आया था अभी, इतना बड़ा सा लिखा हुआ है पर्नीशियस, पर्नीशियस समझ नहीं पाए कौन है पर्नीशियस। कैटाटोनिया है ना, तो पर्नीशियस क्या है, एक्यूट लीथल कैटाटोनिया या पर्नीशियस कैटाटोनिया है। पर्नीशियस यहाँ क्या होगा, भयंकर हाइपर एक्टिव हो जाएगा, एक मिनट भी चुप नहीं रहेगा, एक मिनट भी बैठेगा नहीं, बहुत उछल कूद करेगा, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस और मौत हो जाएगी। उसको बोलते हैं पर्नीशियस कैटाटोनिया, पर्नीशियस कैटाटोनिया। तो क्वेश्चन आ जाए तो पर्नीशियस सिजोफ्रेनिया मतलब है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। क्या है, कैटाटोनिक एक्साइटेड वाला सिजोफ्रेनिया है। फिर इसका दूसरा टाइप स्टूप्रस और रिटार्डेड है। इसमें क्या है, साइकोमोटर एक्टिविटी सब डिक्रीज हो जाएगी, सिम्टम सारे देखने को मिलेंगे। अब देखो वो जो टर्मिनोलॉजी पहले आई थी वो सारे सिम्टम आ गए। क्या है, म्यूटिज्म, बोलेगा नहीं, रिजिड पोस्चर ले लेगा, हर चीज का विरोध करेगा, एक पोजीशन मेंटेन कर लेगा अपनी मर्जी से, म्यूट एंड मोशनलेस हो जाएगा, तुम कुछ करने गए, बीपी लेने गए, हाथ यूं ही रख लेगा और विरोध करेगा। विरोध का मतलब कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट, एम्बिटेंडेंसी, एक्टिविटी में कॉन्फ्लिक्ट, वर्ड रिपीट करेगा, एक्टिविटी रिपीट करेगा, बहुत ज्यादा आज्ञाकारी हो जाएगा और सेंसलेस रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी और स्पीच अगेन एंड अगेन इवन आफ्टर एंड ऑफ स्टिमुलाई, इवन आफ्टर एंड ऑफ स्टिमुलाई, वो वर्बिफरेशन है। और इनका अल्टरनेटिंग होगा वो तीसरा टाइप है, मिक्स है, कैटाटोनिक प्लस स्टूप्रस। तो पर्नीशियस याद रख लेना का। अब बताओ भैया, फटाफट बताओ। क्या लग रहा है ऑनलाइन वाले बालकों तुमको, क्या लगता है होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? हम्म, बोलो। कौन रियल में देख रहा है? हम्म, कैटाटोनिक स्टूपर में है, चुपचाप लेटा पड़ा है फीटल पोजीशन में। फीटल पोजीशन क्या होती? हम्म, हाँ, फ्लेक्स्ड पोजीशन में पूरा यूं सिकुड़ के, हाँ, घुटने फ्लेक्स करके, बेंड करके, गर्दन नीचे करके लेटा पड़ा है। आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, चुपचाप जाके बैठने का। हमारा थेरापेटिक रेस्पॉन्स यही है साइकेट्रिक में, कुछ नहीं करने का है, बहुत ज्यादा एडवाइस नहीं देना, टच नहीं करना, बोलना नहीं, टोकना नहीं, डांटना नहीं, कुछ नहीं करना, जैसा पेशेंट कर रहा है उसका साथ देना है, उसका, हाँ, साथ ही देना है, साथ ही देना है। पेशेंट चुपचाप बैठा मतलब तुमको भी चुपचाप बैठना है, यही तो साथ देना हुआ। और कैसे साथ दोगे, साथ लेटना नहीं है। मजाक है रे। फिर आता है हेमिफ्रेनिक, सबसे खतरनाक वाला सिजोफ्रेनिया, जिसको डिसऑर्गेनाइज, दूसरा नाम ही डिसऑर्गेनाइज, कोई नहीं सीरियसली मतलब, डिसऑर्गेनाइज है, दूसरा नाम ही डिसऑर्गेनाइज है, क्योंकि यहाँ सब कुछ डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, थॉट, पर्सनैलिटी, बिहेवियर सब कुछ डिसऑर्गेनाइज, भयंकर पगला बन जाएगा बे। 10 से 20 साल में देखने को मिलता है, बच्चे जैसा मूर्खतापूर्ण बिहेवियर करेगा, सेंसलेस गिगलिंग, लॉन्ग टर्म मिरर गेजिंग, इनएप्रोप्रिएट क्लोथिंग, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, बिचारे बिहेवियर सब करेगा। वार्ड में खड़ा होकर बेड पे पूरे वार्ड में सुसु कर सकता है, यूं नंगा पुंगा होकर दौड़ सकता है, पोटी कर देगा, कहीं भी कुछ भी कर सकता है।
कुछ भी कर सकता है। शीशे के आगे लगातार लंबे समय तक खड़ा हो गया सेंसलेस गिगलिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेंसलेस गिगलिंग एंड मिरर गेजिंग। मिरर गेजिंग का मतलब लंबे समय तक शीशे को घूरना, लंबे समय तक शीशे को घूरना। भयंकर थॉट का डिस्टर्ब होगा, प्रोग्नोसिस बहुत खराब है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस मान लो। वैसे रिसेंट में नए क्वेश्चन के अनुसार आपको सिंपल करना है, अगर पुराने के अनुसार है तो एपिफ्रेनिक का वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, एपिफ्रेनिक का वर्स्ट प्रोग्नोसिस कहलाएगा। सिंपल सिजोफ्रेनिया नाम से सिंपल, मोस्ट डिफिकल्ट टू डायग्नोस, सारे नेगेटिव सिम्टम्स है इसलिए डायग्नोस नहीं कर पाएगा, पता नहीं चलेगा सिजोफ्रेनिया। नेगेटिव सिम्टम क्या क्या? लोगों से बातें कम कर रहा, घुल मिल नहीं रहा, इंटरेस्ट नहीं ले रहा, एनर्जी कम है। इसे कौन डाउट करेगा कि पेशेंट सिजोफ्रेनिया होगा? ऐसे ही कर रहा होगा है? तो इसलिए डायग्नोस करने के लिए मोस्ट डिफिकल्ट डायग्नोस है, इसलिए इसका प्रोग्नोसिस जब लेट डायग्नोस होगा तो डिजीज प्रोग्रेशन ज्यादा है, और जब लेट डायग्नोसिस बना तो प्रोग्नोसिस भी खराब रहेगा। ये सिंपल है। फिर आता है रेसिडुअल। रेसिडुअल का मतलब होता है कुछ बचा हुआ, कुछ बचा हुआ। बचा क्या? पहले पॉजिटिव सिम्टम्स थे वो ठीक हो गए, अब नेगेटिव सिम्टम्स दिख रहे हैं, बच गए। कौन से बच गए? नेगेटिव सिम्टम्स। तो एक प्रीवियस एपिसोड जिसमें पॉजिटिव सिम्टम पहले थे वो अब नहीं है, अब ओनली नेगेटिव सिम्टम है, उसको क्या कहते हैं? रेसिडुअल। क्या कहेंगे? रेसिडुअल। जहां देखो रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया करेगा प्रोग्रेशन फ्रॉम अर्ली स्टेज विद प्रोमिनेंट डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, यानी कि पहले पॉजिटिव सिम्टम थे, अब क्या है? लेटर स्टेज वेयर डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन बिकम मिनिमल एंड मोस्टली नेगेटिव सिम्टम्स आर प्रेजेंट। अभी कौन बच गए? नेगेटिव बच गए। अनडिफरेंशिएट, पता ही नहीं चल रहा जी कौन सा टाइप है, पता नहीं जी कौन सा सिजोफ्रेनिया है? पता नहीं जी कौन सा सिजोफ्रेनिया है, पता नहीं है, अनडिफरेंशिएट है। फिर अदर टाइप में टाइप 1 टाइप 2 टीजे क्रो है, टीजे काला कौवा, टीजे क्रो। हाँ, टीजे क्रो, टीजे क्रो ने ये क्लासिफिकेशन दी है, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट ये ना गुड प्रोग्नोस्टिक वाले हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स होंगे, ब्रेन नॉर्मल है, ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्स अच्छे से करेगा, वो टाइप 1 है। और जो टाइप 2 है वो नेगेटिव सिम्टम्स है, अबनॉर्मल ब्रेन पैथोलॉजी है, ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे और बैड प्रोग्नोसिस है। तो टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड सिजोफ्रेनिया दोनों याद रखना। टाइप 1 का मतलब है नॉर्मल ब्रेन एनाटॉमी, good response to treatment, good response to treatment, positive symptom like delusion and hallucinations and good prognosis, वो तो टाइप 1 है। टाइप 2 नेगेटिव सिम्टम्स, डायलेटेड और abnormal brain pathology, poor response to treatment and poor prognosis, ये सब टाइप 2 में आएगा। मैनेज कैसे करने का है? तो सिजोफ्रेनिया को मैनेज करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक ड्रग है, और एंटीसाइकोटिक में अगर बोला जाए तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिजोफ्रेनिया इज रेस्पेरिडोन। क्लोजापाइन को ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस बोलते हैं, यानी रामबाण। जब सारी दवा काम नहीं करेगी तो कौन करेगी? क्लोजापाइन काम करेगी। वैसे कौन करेगी? रेस्पेरिडोन देनी। इसके अलावा साइकोथेरेपी में इंडिविजुअल, फैमिली और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देनी है, कॉग्निटिव एनहेंसमेंट थेरेपी भी देनी है। आप देखेंगे अपन डिटेल में थोड़ा सा एंटीसाइकोटिक, उस पे भी क्वेश्चन आता है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। तब तक ये ज्ञान ले लो थोड़ा, तब तक मैं 1 मिनट का पॉज ले लेता हूँ। चुप करो बे। आज मैंने डिसाइड किया हुआ है कि टीचर्स टीचर्स डे पे ये पाप मैं नहीं करूंगा, टीचर्स डे पे ये पाप मैं नहीं कर पाऊंगा, वरना कृपा अटक जाती है। पैसे उधार लेके खा लो, पर ऐसा नहीं होगा। नहीं, पैसा मैं दे दूंगा, मुझे वापस कर देना। रोज रोज समोसे से पेट भी खराब होता है। नहीं, कल खाए थे ना तुम लोगों ने, क्या मुझे वीडियो में दिखे समोसे खाते हुए? हाँ, एक ही बात है, वो दोनों बहनें हैं। कचौरी समोसे बहन भाई है, बहनें हैं, कुछ एक जैसे। चलो सुनो, आओ देखेंगे। चलो, क्या कहते हैं एंटीसाइकोटिक को? समोसा नहीं कहते, इसको न्यूरोलेप्टिक कहते हैं। एंटीसाइकोटिक को हम न्यूरोलेप्टिक। अरे रुक जाओ मूर्खों,
मेजर ट्रैंक्विलाइजर या फिनोथियाजिड कह सकते हो, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर कह सकते हो, एंटी सिजोफ्रेनिक कह सकते हो, हैं? ठीक है, समोसा काम नहीं आएगा मूर्खों, ये काम आएगा। इसके अलावा काम कैसे करेगा? समोसा खिला देंगे, चुप हो जाओ। हाँ, मजाक था। ये मजाक था। चलो, अब D2 रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे, मेन काम क्या है? डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉकेज करना। सुनो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। वर्क बाय ब्लॉकिंग कहां ब्लॉक करता है? पोस्ट सिनेप्टिक डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। कहां करता है? क्वेश्चन क्या आता है, कहां ब्लॉक करता है? तो पोस्ट सिनेप्टिक, याद रखना बेटा, पोस्ट सिनेप्टिक D2 रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर को? D2 को। किसको? D2 को। तो दूसरा नाम याद रखना, एक तो न्यूरोलेप्टिक या मेजर ट्रैंक्विलाइजर, और D2 रिसेप्टर को कहां ब्लॉक करता है? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स को। इतना याद रह जाएगा। अब देखें क्या आ गया ये। हाँ लो, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स की बात करें। मेटाबोलाइट्स का मतलब होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो सीरोटोनिन का एंड प्रोडक्ट पूछ लिया जाए तो 5 हाइड्रोक्सी इंडोलेटिक एसिटिक एसिड है, 5-HIAA बोलते हैं, ये सीरोटोनिन का एंड प्रोडक्ट कहलाता है। दूसरा आता है डोपामिन, डोपामिन का HV है, HV को हम होमोएनेलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? होमोएनेलिक एसिड। तीसरा MHPG, नॉरएपिनेफ्रिन का MHPG का मतलब है 3 मिथॉक्सी 4 हाइड्रोक्सी फिनिल ग्लाइकोल, 3 मिथॉक्सी 4 हाइड्रोक्सी फिनिल ग्लाइकोल, MHPG, ये नॉरएपिनेफ्रिन का। और दोनों का अगर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों का एंड प्रोडक्ट पूछा जाए तो VMA, VMA। अब बताओ डोपामिन, अरे सॉरी, अब बताओ सिजोफ्रेनिया में किसका लेवल बड़ा होगा? किसका? ये MCQ आया हुआ है, ये किसका बड़ा होता है? HVA। सिजोफ्रेनिया मेन न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? डोपामिन। तो डोपामिन का एंड प्रोडक्ट कौन है? HVA। तो ये इतना बेसिक सा चीज है। हम्म, हाँ, आगे देखो, डोपामिन के 4 पाथवेज है, 4 रास्ते जिसमें घूम घूम के डोपामिन घूमता रहता है। तो भैया पहला मीजोलिम्बिक पाथवे, मीजोलिम्बिक पाथवे में क्या होना है? मेनली ये प्लेजर और रिवार्ड का काम करता है, प्लेजर और रिवार्ड, और इसका ज्यादा ओवर स्टिमुलेशन होगा तो पॉजिटिव सिम्टम कॉज करेगा। दूसरा मीजो कॉर्टिकल है और ये नेगेटिव सिम्टम कॉज करता है। तीसरा निग्रोस्ट्राइटल पाथवे जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स करता है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स वो सिम्टम है जो एंटीसाइकोटिक देने के बाद ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स में देखने को मिलेंगे, और वो है सुडोपार्किंसोनिज्म, एक्यूट डिस्टोनिया, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, अकाथीसिया, ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। उसके अलावा चौथा जो है ट्यूबरो फंडिबुलर पाथवे, और ट्यूबरो फंडिबुलर पाथवे का सीधा सीधा मतलब है प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ाता है। क्या करता है? प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ाता है, क्योंकि एंटीसाइकोटिक जब भी देंगे डोपामिन का लेवल कम होगा, और डोपामिन एंड प्रोलैक्टिन एक दूसरे के अपोजिट है। जब डोपामिन का लेवल डिक्रीज होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज होगा। तो डोपामिन कम हो गया, डोपामिन कम हो गया तो प्रोलैक्टिन बढ़ गया। और जब भी प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है, मेल में क्या होता है? गायनेकोमेस्टिया होता है, गैलेक्टोरिया होता है, इनफर्टिलिटी, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर, ये सब देखने को मिल जाएंगे। तो याद रखना चारों पाथवेज, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। दो तरह की एंटीसाइकोटिक, एक है टिपिकल, दूसरी एटिपिकल। एक है टिपिकल, दूसरी एटिपिकल। तो टिपिकल को हम फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स। और ये पुरानी वाली ड्रग, ओल्डर बोल सकते हो, कन्वेंशनल बोल सकते हो, ओल्डर या कन्वेंशनल। और इसका मेन काम है डोपामिन D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके डोपामिन का लेवल कम करना, और ये मेनली पर्टिकुलरली डोपामिन को ही कम करेगी, अकेली डोपामिन को ही कम करेगी। इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, और इसके एग्जांपल क्या है? क्लोरप्रोमाजिन, हेलोपेरिडोल, थायोरेडाजिन, फ्लूफेंजिन, ये सब इसके एग्जांपल है। ठीक बात। अगला दूसरा एटिपिकल है, इसको हम मॉडर्न लेटेस्ट नोवल कह सकते हैं, मॉडर्न लेटेस्ट नोवल। ये लेस EPS, लेस साइड इफेक्ट के कारण ड्रग ऑफ चॉइस बनी हुई है, सेकंड जनरेशन। और ये सीरोटोनिन 5-HT मतलब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, ये सीरोटोनिन का नाम है। क्या है? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, 5-HT सीरोटोनिन का नाम है उसका। और डोपामिन दोनों के रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी और दोनों का लेवल कम करेगी, इसलिए ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। वहीं लेस साइड इफेक्ट, लेस EPS, एग्जांपल आपको याद रखना है क्लोजापाइन, ओलेजापाइन, रेस्पेरिडोन, जिस्पेरिडोन, अरिप्राजोल, क्यूटियापाइन, ये बहुत सारे नाम है, ये एग्जांपल याद रख लेने का है। इसके अलावा पॉइंट याद खास रखने की खास बात क्या है कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक पहले वाली पॉजिटिव सिम्टम को अच्छे से ट्रीट करती है। क्या याद रखोगे? पॉजिटिव सिम्टम,
कौन करेगी? पहले वाली। और पहले वाली कौन है? फर्स्ट जनरेशन। और फर्स्ट जनरेशन को हम टिपिकल बोलते हैं। वही सेकंड जनरेशन दोनों को ट्रीट करती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा ओनली कि विच ड्रग इज मोस्ट इफेक्टिव इन ट्रीटिंग नेगेटिव सिम्टम्स, तो वो कौन सी है? वो कौन सी है? सेकंड जनरेशन है टिपिकल। वही पॉजिटिव सिम्टम का पूछे तो पहले वाली। कौन है? पहले वाली। ठीक बात है। लो जी बताओ। बोलो 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 बोलो। अरे शालिनी दीदी क्या हो रहा? दीदी कौन है भैया? बताओ। 2 नंबर क्या कह रहा है? हाउ डू आई नो दो रियली दो? अरे गोली है कि नहीं है? मरीज पैरानॉइड वाला गोली है, मुझे क्या पता? तुम जहर तो नहीं दे रहे हो? ले खोल के खा बे अपने हाथों से। खोल। पैकेज फूड पैकेज आइटम देने का है। पैकेज फूड पैकेज आइटम देना है। ईपीएस में और देखो भैया क्या है। ईपीएस में सबसे अर्लीएस्ट ईपीएस कौन सा होता है? इसको बोलते हैं एक्यूट डिस्टोनिया को अर्लीएस्ट क्या बोलते हैं? अर्लीएस्ट ईपीएस क्वेश्चन आएगा एक्यूट डिस्टोनिया। इसमें 3 खास बात। एक टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस का मतलब है जब नेक मसल्स में स्पाज्म आएगा, गर्दन की मसल्स को अगर कोई मरोड़ेगा तो गर्दन ऐसे कछुए जैसी ऊंची चली जाएगी। इसको टॉर्टिकोलिस पोस्चर बोलते हैं। और साथ में गर्दन की मसल्स में स्पाज्म में मतलब लेरिंज में स्पाज्म है। इसके अलावा आंख है ऊपर और लेटरल की ओर चली जाएगी। गर्दन ऐसे हो जाएगा, बहुत डरावना सा, डरावनी सी अपीयरेंस हो जाती है। सडन इमरजेंसी बेंजोडाइजिपिन देना पड़ता है तुरंत, है ना। इसके अलावा दूसरा आता है सुडो पार्किंसोनिज्म। सुडो पार्किंसोनिज्म में क्या है? पार्किंसन जैसे सिम्टम दिखेंगे। सुडो है, सुडो मतलब एक्चुअल पार्किंसंस नहीं हुआ है, ड्रग्स की वजह से डोपामिन का लेवल कम हुआ है और पार्किंसंस लाइक सिम्टम देखने को मिल रहा है। और पार्किंसंस का सिम्टम यही है, ट्रिमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, पिल रोलिंग ट्रिमर है, स्टूप्ड पोस्चर, ये सब मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, ये सिम्टम है। फिर आता है अकाथीसिया, इज मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन ईपीएस पूछ ले तो वो कौन है? अकाथीसिया। अकाथीसिया को हम वॉकीज एंड टॉकीज कहते हैं। दूसरे नाम में क्या कहते हैं? वॉकीज एंड टॉकीज। यानी कि भैया एक जगह पे बैठ नहीं पाएगा, बहुत भयंकर बेचैनी। नॉट एबल टू सिट एट वन प्लेस, नॉट एबल टू सिट एट वन प्लेस एंड स्ट्रॉन्ग अर्ज टू मूव अराउंड, स्ट्रॉन्ग अर्ज टू मूव अराउंड। बेचैनी इतनी है कि भाई साहब चलना फिरने के लिए मन कर रहा बार बार। पेशेंट बार बार बोल रहा मुझे बेचैनी हो रही, मुझे घूमने दो। आप क्या करोगे? अलाउ करना है? कहीं नहीं जाओगे। बोल रहा मुझे बेचैनी हो रही, मुझे घूमने दो। आप क्या करोगे? अलाउ करना है? कहीं नहीं जाओगे, बांध के पटक दूंगी, हाथ पैर तोड़ दूंगी। ऐसे नहीं बोलना है। घूमो भैया, घूमो, टहलो ना, घूमने देना। अलाउ द पेशेंट फॉर मूवमेंट, अलाउ द पेशेंट फॉर मूवमेंट। और इस बेचैनी को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर देना है, साथ में बेंजोडाइजिपिन देना है। लॉन्ग टर्म इरिवर्सिबल क्रॉनिक कौन है? क्रॉनिक बोले तो, लॉन्ग टर्म बोले तो, या इरिवर्सिबल बोले तो कौन है? वो टार्डियोडिस काइनेसिया। इरिवर्सिबल एक बार हो गया, ठीक नहीं होगा, कम कर सकते हैं। उसके लिए आपको फर्स्ट जनरेशन की जगह सेकंड जनरेशन देनी है, और कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक बात है। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम सबसे घातक, लाइफ थ्रेटनिंग, मोस्ट सीरियस फेटल लाइफ थ्रेटनिंग कौन सा है? तो ये है, ये न्यूरोलेप्टिक। इसमें क्या होगा? भयंकर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ रिजिडिटी। इसके अलावा टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लिवर एंजाइम डिस्टर्ब हो जाएंगे, मायोग्लोबिनूरिया हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा। ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। सीवियर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, रिजिडिटी, टेम्परेचर, कंफ्यूजन, एडिजेशन, ये है। लिवर एंजाइम, सीपीके एंजाइम सब बढ़ जाएगा, खेला खराब हो जाएगा पूरा का पूरा। रेयर है बट फेटल है, 24 से 48 घंटे में डेवलप होता है। और डब्ल्यूबीसी भी बढ़ जाएगा, क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज तो बढ़ गया। इसके अलावा लिवर एंजाइम, मायोग्लोबिनुरिया, रीनल फेलियर, ये सब देखने को मिलेगा। ट्रीट करने के लिए हमें देना है डेंट्रोलिन। एंटीसाइकोटिक डिसकंटिन्यू करना है, और देना क्या है? डेंट्रोलिन देना है। डेंट्रोलिन याद रखना है। हाइड्रेशन देना है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मेंटेन करना है, बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए कूलिंग मेजर्स करने, ये सारे करना है। तो खास बात यही है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के बारे में याद रखना है कि टेम्परेचर एलिवेशन, साथ में मसल्स रिजिडिटी, लिवर एंजाइम, सीपीके फास्फोकाइनेज सब बढ़ जाएगा, मायोग्लोबिनुरिया होगा, रीनल फेलियर हो जाएगा, पेशेंट कंफ्यूज्ड होगा, एजिटेटेड होगा। ट्रीटमेंट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड बैलेंस, एंटीसाइकोटिक बर्न, इसके अलावा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट होएगा, कूलिंग मेजर्स और डेंट्रोलिन। और क्या देना है? डेंट्रोलिन। लो जी बताओ, तुरंत बताओ, तुरंत।
फटाफट बताओ क्या लगता है? हैं? इरिवर्सिबल वर्ड आ गया ना? कौन है इरिवर्सिबल? टार्डिव डिस्काइनेसिया इरिवर्सिबल है। रैबिट, खरगोश जैसे किच किच की घास खाता है, होठ के लिप्स के मूवमेंट होता है, वैसे ही पेरिओरल ट्रिमर्स आएंगे, इसको रैबिट सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैबिट सिंड्रोम। इसके अलावा ईपीएस को ट्रीट करने की ड्रग्स क्या है? तो एंटीकोलिनर्जिक देते हैं, और एंटीकोलिनर्जिक में पर्टिकुलरली कौन सी ड्रग देता है? एंटीकोलिनर्जिक देता है, और एंटीकोलिनर्जिक में पर्टिकुलरली एक नंबर पे आती है ट्राईएक्सिल फेनिडाइल। कौन आती है? ट्राईएक्सिल फेनिडाइल। कॉम्बिनेशन में आती है रेस्पेरिडोन विद ट्राईएक्सिल फेनिडाइल, ऐसे ही आती है। कॉम्बिनेशन करके ही देते हैं ताकि एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स ना आए, ईपीएस ना हो। तो याद रखना है, ईपीएस को ट्रीट करना, कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया हो तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं और एंटीकोलिनर्जिक